के बारे में नहीं, वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर किया ही नहीं, मैं पीछे आ गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो अभी शेयर किया है। चलो ये लिखवा दिया था, इलेक्ट्रॉन इज ड्यूअल इन नेचर लिखवा दिया है। इसके सारे वैल्यूज लिख लो पहले। psi is the wave function, m is the mass of electron, h is the Planck constant, then E total energy of electron, V potential energy of electron, x, y, z are coordinate. एक ही और लिख लेना इसमें, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख लेना, इट इज इक्वल टू 6.626 into 10 के पावर माइनस 24 जूल सेकेंड। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वेव फंक्शन किसके बारे में, श्रोडिंगर वेव के बारे में लिख लीजिए। द वेव फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। ये तो देखो नहीं लिखना, ठहरो पहले पढ़ो क्या है। पहला स्टेटमेंट ऑलरेडी पता है, वेव फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर, ऑलरेडी बता रखा है, कल ही बताया है। एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल कांसेप्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट नोट करेंगे, ये पॉइंट नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, इट एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल Schrodinger wave equation, explain the three-dimensional concept of Schrodinger wave equation, explain the three-dimensional concept of moving electron. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा है वो नोट कर लेंगे। दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली wave equation and Heisenberg's uncertainty principle. This equation is based on, अरे दिख रहा है ना सभी को? हाँ। चलो छाप लो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी हमने लिख रखा है, पॉइंट नंबर 2 एंड 3 हमको लिख लेने हैं, पॉइंट नंबर 4 ऑलरेडी हमने लिख रखा है।
बताओ तुमको डिस्प्लेस कर दिया वहां से। तुम्हारे साथ वाला कहाँ है? हाँ फीवर है, तुम फिर ऐसे इधर कैसे आ गए? उसको फीवर है, तुमको भी होगा। चेक करो कोरोना है क्या इसको। हो गए, छाप लिया। चलो तो क्या क्या देखा अभी तक? वेव मैकेनिकल मॉडल में चले थे हम लोग। वेव मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहले ने सब इंजन ने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर का है। फिर उन्होंने क्या चेक किया, इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, एक न्यूक्लियस के चारों ओर 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, उसको स्टडी किया और उसके लिए क्या किया, एक इक्वेशन को डिराइव किया। इस इक्वेशन को डिराइव करने में क्या क्या हेल्प किया उसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बात है कि ये दोनों चीजें क्या होती है, तो जब आपको पढ़ाया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा ना, तो उस टाइम आप पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो इन सभी को आप लोग पढ़ेंगे। तो इन सभी का यूज करके क्या बना है हमारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बना है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है, अच्छा ये चीज समझते हो, एंगुलर कोऑर्डिनेट समझते हैं? एंगुलर कोऑर्डिनेट नहीं समझते? अरे एंगुलर कोऑर्डिनेट नहीं समझते? हेलो, एक्स वाई जेड एक्सिस समझते हो? है ना। जैसे वो कॉर्नर हमारा ये एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाला क्या हो गया वाई, और ऊपर वाला क्या मान लिया हमने, जेड मान लिया, है ना। अब अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पेन देखो यहाँ पर है ना, ऊपर नहीं देखने, यहाँ पर देखने, है या नहीं। तो इसका हम डिसाइड करें क्या मिलेगा मुझे, एक्स एक्सिस पे एक इसका प्रोजेक्शन मिलेगा, वेक्टर पढ़ा ना, वाई एक्सिस पे मिलेगा और एक जेड पे मिलेगा, 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे इसके, अरे है या नहीं। तो मैं इधर इस पे थोड़ा बताता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन ये मान लेते हैं कि हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस। क्लियर है। तो हमने कहा कि चलो तो यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पे है तो इसका कुछ प्रोजेक्शन इस पे आएगा, एक्स पे आएगा, इसका एक प्रोजेक्शन वाई पे आएगा, एक प्रोजेक्शन जेड पे जाएगा, जाएगा ना। तो इसके लिए एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट डिफाइन होंगे या नहीं? अरे पीछे वाला दिख रहा है ना, तीनों कोऑर्डिनेट डिफाइन होंगे। अब इसको अगर मैं देखूं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, अरे दिख रहा है, मैं खड़े हो जाता हूँ, ठीक, ये दिख रहा है इधर। अब इसको हम रोटेट करेंगे, इस वाले को, ये पेन है ना, इसके सामने रखा है, अब इसको रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, सर जेड कोऑर्डिनेट है क्या, 0 है अभी। तो अब इसको मैं देखूं तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से एक डिस्टेंस होगा और यहाँ से एक थीटा भी होगा, तो एक आर हो गया डिस्टेंस को आर कह सकते हैं, और ये एंगल कह सकते हैं, अरे कह सकते हैं नहीं, अल्फा या थीटा कुछ भी कह सकते हैं। अब थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल हो गया, इसके साथ थीटा एंगल और अल्फा। अगर मुझे पूछा था इस पॉइंट के बारे में, क्या बोलेंगे हम, आर डिस्टेंस एंड थीटा डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस कह सकते हैं, अरे कह सकते हो या नहीं। अब इसको हम थोड़ा ऊपर लेकर के आते हैं, यहाँ लेकर के आ गए, यहाँ पे लेकर के आ गए, इसके लिए तीनों एक्सिस डिफाइन है, एक्स वाई जेड, अरे है या नहीं। अब इसके लिए हम एंगल मतलब एंगुलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन करते हैं, तो क्या बोलेंगे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, अरे है या नहीं। क्या ये एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन जो है, इससे कुछ एंगल बनेगा इसका, अरे बनेगा या नहीं। तो कह सकते हैं थीटा डिग्री एंगल पे है, अरे बनेगा या नहीं। तो देखो यहाँ इस एक्सिस से भी एक एंगल आ जाएगा हमारा, और एक क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस से आ जाएगा, दो एंगल आ गए, और इस एक्सिस से एक एंगल आएगा ना यहाँ पे, और दूसरा क्या हो गया, जेड एक्सिस से आएगा। तो इसको अगर हमने थीटा बोला तो इसको क्या बोलेंगे, पाई बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर ये एंगल के टर्म में, एंगल और रेडियस के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, एंगुलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अभी क्लियर है, अरे समझ गए, किसी को तकलीफ नहीं। चलो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको एंगुलर, अब देखो तुम उस सवाल को दोनों ही में सॉल्व कर सकते हो, एक्स में सॉल्व कर सकते हो और एंगुलर कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में ही कर सकते हो ना। जैसे प्लेन में दिया तुम्हें कि चलो कि हमने बोला कि चलो यहाँ पर ये पॉइंट 1,1 है और ये पॉइंट 2,2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल सकते हो या नहीं, निकाल सकते हैं। अब उसका पूछा कि बताओ इस पे एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या है और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या है, निकाल सकते हो या नहीं, अरे निकाल सकते हो ना।
अब अगर कोई बोल दे आपको कि इसका रेडियस आपको बता दे, इसका डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है ये आपको बता दे और आपको एंगल दे दे थीटा डिग्री, और आप पूछे आप बताओ इसका प्रोजेक्शन इस पे और इस पे क्या होगा, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व कर सकते हैं और एंगुलर कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। अरे किसी में किया जा सकता है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था उसको क्या किया उन्होंने एंगुलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व किया, दोनों में सॉल्व कर सकते हैं। हमें एंगुलर कोऑर्डिनेट का काम है, हम एंगुलर कोऑर्डिनेट में उसको डिसॉल्व करके सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है? तो एंगुलर कोऑर्डिनेट में उसको सॉल्व किया तो क्या पता चला कि ये 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन से मिलकर बना। जैसे ये पढ़ा होगा तुमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसको फंक्शन a बोलूं, इसको फंक्शन b बोलूं और इसको फंक्शन z बोलूं तो z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था उसको जब फर्दर सॉल्व किया ना तो क्या मिला, 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मिला, क्लियर है? किसका मल्टीप्लिकेशन मिला, 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है? यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? चलो अब देखो हर एक को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किए तो ये एक सेट ऑफ नंबर जनरेट किया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक सेट ऑफ नंबर जनरेट करता है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, l बोल रहे हैं। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी एक सेट ऑफ नंबर को जनरेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, m l भी कह सकते हैं और हम लोग सिर्फ स्मॉल m यूज करेंगे, क्लियर है? क्या यूज करोगे, सिर्फ स्मॉल m यूज करेंगे। तो 3 सेट ऑफ नंबर को क्या किया इन्होंने, जनरेट, क्लियर है? अब ये 3 सेट ऑफ नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमारा एटम है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अब ये एटम हो गए पूरे, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कितने डिग्री एंगल पर है, कितना डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ, कितना डिग्री एंगल वाई एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये तीनों फंक्शन देता है। बताइए क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? चलो अब इसको थोड़ा, चलिए ठीक है, ये 3 हो गए। अब इन तीनों के अलावा एक और नंबर को हमने अज्यूम किया है, हमने नहीं साइंटिस्ट ने अज्यूम किया, मैं अज्यूम नहीं किया हूं। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक और को अज्यूम किया ताकि ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। तो जिस थर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोलते हैं। एक और नंबर को जनरेट किया गया, दैट इज एस। अब इन चारों सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्लियर है? क्लियर है? जहां पर n क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या इसी को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को सिर्फ क्यूएन लिख रहा हूं, क्लियर है? थर्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। समझ गए यहां तक की बातें, क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए और एक्सप्लेनेशन में नोट करवा दूंगा, इसको आप नोट कीजिए। नोट कर लिए?
छाप लिए? आराम से जब हो गया तो बता दो। हो गए? हो गए सभी के? हो गए, चलिए नोट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग द Schrödinger wave equation SWE, समझ जाएंगे क्या है वो SWE, Schrödinger wave equation. After solving the Schrödinger wave equation, we found that it is combination of, we found that FOUND, we found that it is combination of three independent function in which combination of three independent function, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ये तीनों, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं अगर मन करे तो। कौन सा इंडिपेंडेंट फंक्शन? तो ये थ्री इंडिपेंडेंट फंक्शन है। एक ये फंक्शन हो गए, दूसरा ये p हो गया, तीसरा f हो गया। r is function of radius, p is function of theta with x axis and ये function of phi with z axis। क्लियर है? चाहे तो ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। कहां तक पहुंचा? कहां तक? in which each function represent, in which each function generate, not represent, sorry, generate, in which each function generate one set of number, each function generate one set of number लाइन चेंज करके लिखना, r एंड r के लिए m, p एंड थीटा के लिए, उसमें लाइन चेंज करके तीनों एक लाइन से लिख लीजिएगा। इसके लिए l और f एंड psi के लिए आ गया m। सेट ऑफ नंबर, ईच फंक्शन जनरेट अ सेट ऑफ नंबर, उसके बाद ये तीनों लिखो। लिखा? अब उसके नीचे से लिखना चालू करो। एंड assume a fourth set of number s, and the combination of these four set of number, and the combination of क्या, कहां से आगे, and the combination of these four set of number is known as quantum number, लिख लिया? and combination of these four set of number is known as quantum। क्लियर है? समझ गए? तो क्वांटम नंबर कहां से आया, ये बात समझ में आया? अरे ये बात समझ में आया? तो तुमको ये पूरे कल के से लेकर के अभी तक के लेक्चर में बस इतना ही ध्यान रखना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये तीन सॉल्यूशन मिलते हैं, NLM। तो क्या बोला हमने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक फोर्थ क्वांटम नंबर को हम एज्यूम कर रहे हैं। और इन चारों को जब मिक्स करते हैं, इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वांटम नंबर का ओरिजिन क्या था, समझ गए? समझ गए? अब आते हैं हम लोग क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट रिंग डालिए, क्वांटम नंबर और चारों क्वांटम नंबर को लिखिए।
अरे तुम्हारे बैच में सेम नाम का कोई बच्चा है क्या? एक नाम के दो कोई लड़का है क्या? कौन? तुम और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? फराज शेख, इमरान शेख, फराज शेख इमरान। चलो ठीक है, तुम्हारा एग्जाम्पल मिल गया। अरे हो गए, नोट किया? बैग टांगने के लिए दे रखा था ना कुछ, कहाँ चला गया? ले गया कोई खोल के, बताइए बताइए। हो गए? छाप लिया? आगे बढ़े। देखो नीचे एक लाइन दे रखा है, these four set of quantum number give complete information about the electron in an atom, mean it give address of electron inside an atom। मतलब ये चार क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन इज नॉट वैलिड। कभी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन हम बता नहीं सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा। मुझे एक इलेक्ट्रॉन को पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, इसके बारे में उसका कंप्लीट एड्रेस कौन बताता है? क्वांटम नंबर। जैसे कि काउंट कर ले अभी, फरहान शेख और इमरान शेख, है ना। तो मान लेते हैं कि क्या हो गए, इनके घर वाले, थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कुछ एक नाम मान लेता हूँ। चलो एक नाम मान लेता हूँ, आलोक ले लेते हैं नाम, आसान नाम है, याद रहता है या नहीं। तो अब क्या है कि इसके घर वाले आए कि इससे को ढूंढने आए, या कोई दोस्त आया ढूंढने के लिए, हो सकता है कोई रिलेटिव आया मिलने के लिए। तो उन्होंने आया और वो गए ऑफिस में, किसके पास जाएंगे? देशपांडे सर के पास गए, शंकर सर के पास चले जाएंगे, अर्जुन सर के पास चले जाएंगे, अरे जिसके पास जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गए और उनको बोला क्या, मुझे आलोक से मिलना है। ठीक है, आलोक से मिलना है, फोर्थ बैच में होगा। ठीक, तो अब जब वो आए होंगे तो कैसे आए होंगे? सबसे पहले उन्हें ढूंढा होगा कि चैतन्य अकेडमी किधर है, ढूंढा होगा या नहीं? चैतन्य अकेडमी पहुंचे तो घर वालों ने क्या बोला होगा, तुम जो घर से आ रहे होगे तुमने बोला होगा, या मान लेते हैं कि तुम्हारे टिफिन लेकर के आने वाले हैं, टिफिन लेकर के आए हैं और तुमने आते हो क्या बोला होगा कि सर जाना वहां पर और गार्ड को बोलना फोर्थ बैच बता दें। तो गार्ड को इसे पता चलेगा फोर्थ बैच का, क्या बोलेगा वो? सबसे पहले तो आप चले जाइए चैतन्य अकेडमी आ गए, आप जो आपके पेरेंट्स आ रहे, कहाँ आ गए? चैतन्य अकेडमी आ गए। चैतन्य अकेडमी आने के बाद कहाँ जाएंगे वो, आपसे मिलने के लिए कहाँ पे पहुंचेंगे? सेकेंड फ्लोर पे आएंगे, सेकेंड फ्लोर है ना, सेकेंड फ्लोर पे आएंगे। अरे आएंगे या नहीं? सेकेंड फ्लोर के बाद गार्ड क्या बताएगा कि आप जाइए रूम नंबर 12 में। तो कहाँ पहुंच गए? रूम नंबर 12 में। अच्छा ये रूम नंबर 12, ये तीनों एड्रेस कौन दिया आपको? एकेडमी वालों ने दिया है, दिया है नहीं? ये एड्रेस तो एकेडमी ने दिया है ना। एकेडमी बताया चैतन्य अकेडमी, आपका क्लासरूम नंबर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, क्लासरूम नंबर 12 है। तो क्लासरूम नंबर 12 तक आ गए तुम यहाँ तक। अब गेट खोला, अब बोला कि आलोक को टिफिन देनी है, और समझो कि जो भी आदमी आपको टिफिन देने आया वो आपको पहचानता नहीं, आपको शक्ल नहीं जानता, ऊपर से मास्क लगा रहे हो, पहचान भी नहीं पाए, है या नहीं? तो उन्होंने कहा आलोक को देना। दो आलोक खड़े हो गए, अब किसको दे? आपके अकेडमी वाले डिसाइड कर सकते हैं इन दोनों में से, कर सकते हैं क्या? ये कब डिसाइड होगा? जब आपके घर वालों ने आपका टाइटल रखा होगा। अगर एक का मान लेते हैं, एक का नाम मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए? टाइटल बताओ तुम लोग। चलो एक सिंह मान लेते हैं, दूसरा टाइटल क्या बता सकते हैं? कुछ और बताओ, टाइटल बताओ तुम लोग, टाइटल भी नहीं पता तुम लोग। आलोक राज मान लेते, सबसे आसान, ठीक है। एक आलोक राज मान लेते, एक आलोक सिंह मान लेते, है या नहीं? तो अब क्या पता चला तुमको, अब बताना पड़ेगा आलोक सिंह या आलोक, है ना। जैसे बताया आलोक सिंह या आलोक राज, तो आलोक सिंह और आलोक राज का जैसे ही नाम बताया ऐसे ही टिफिन का डब्बा उस तक पहुंचा या नहीं? तो ये क्या बता रहा है, तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा है। तुम्हें कोई ढूंढने निकलेगा घर से, अगर कोई भी तुम्हें घर से ढूंढने निकले, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? चैतन्य अकेडमी।
फिर कहाँ पहुंचेगा, सेकेंड फ्लोर, फिर क्लासरूम नंबर 12, फिर यहाँ पर आकर के ढूंढा जाएगा आलोक कुमार कौन है या नहीं, तो मिल जाओगे। उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने चलेंगे तो सबसे पहले आप किसको ढूंढेंगे, एन को ढूंढेंगे। एन क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम, क्लियर है। एन जैसे मिल जाएगा तो एन के अंदर कौन बैठा है, एल बैठे, बहुत सारे बॉक्स बने तो क्या है वहां पे, एल है। एन के बाद कहां चलोगे तुम, एल के पास चले जाओगे, है या नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल के बाद कहां चलोगे तुम, एम के पास जाओगे, चलो कहां पहुंच गए हम लोग, एम के पास चलेंगे। एम के पास जाने के बाद कहां जाते हैं हम लोग, एस के पास चलेंगे, और एस के पास पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फिर हमें पता चलेगा। तो ये चार जो क्वांटम नंबर है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा, कहां पर किस ऑर्बिटल में तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके बारे में बताता है। क्लियर है, समझ गए, समझ गए। ये तीन क्या था, ये तीन तो चैतन्य एकेडमी के द्वारा डिसाइडेड था, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट फंक्शन था, है ना, ये पता होना चाहिए, ये घर वाले डिसाइड करेंगे। उसी तरीके से क्या हो गया, ये तीन तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने बता दिया, ये तीन का सॉल्यूशन है, ये हम लोग को खुद डिसाइड करना पड़ा कि ये भी एक और हम रखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। क्लियर है, अरे क्लियर है। अगर याद नहीं रखे होते, अगर टाइटल याद नहीं रखा होता तो टिफिन सही जगह पहुंचती क्या, कहीं और भी जा सकती थी। समझ गए, क्लियर है। तो क्या होता है हमारा क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, कहां पर किधर एटम के अंदर किस जगह पे होगा, इसके बारे में बताता है। क्लियर है, समझ गए। इसको नोट करना है तो कुछ नोट करने वाली बात है नहीं, एग्जाम्पल तो नोट नहीं करना है ना, नहीं। आगे बढ़े फिर, चलिए। तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हेडिंग डालो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डाल दिया है, अच्छा एक पेन दो लोग तो चलिए 10 रुपए ले उससे, 10 रुपए दे। कितने पैसे हो गए तुम्हारे पास, 1000, कुछ तो थे 1020। हाँ तो ठीक है, फिर कब दोगे, क्या इन्होंने दिया मतलब पैसे फिर तुम्हारे पास बाकी है ना, अब तुम्हारा काम है सबसे लेना, मुझे वो नहीं पता, देते नहीं तो मैं तो ले लूंगा। तुम्हारा बैग कहाँ है, हाँ ठीक, सही क्या बता, जान लेके चला जाऊंगा, पैसे देना फिर ले जाना। चलिए आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, पहला सेल क्या बोलते हैं हम लोग, के सेल, के के बाद क्या होता है, एल सेल होता है, एल के सेल के बाद क्या होता है, तो ये एग्जैक्टली के सेल एल सेल है क्या, डिस्टेंस ही है ना, न्यूक्लियस से सेल कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखो वही कह रखा है, इट इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कौन बताएगा वे, कि वहां पर कौन सा सेल अवेलेबल है या नहीं, कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो डिस्टेंस पे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, एक सेल डिसाइड करते हैं, बोलते हैं कि हाँ इस सेल में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है, ये हमें नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। और नंबर ऑफ सेल को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं या नहीं, तो अभी आपको पढ़ाया था, बोर्ड थ्योरी में पढ़ाया था ना, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। नंबर ऑफ सेल ऑफ एनर्जी लेवल है क्या, ये बेसिकली क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर है, ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस क्या होगा न्यूक्लियस से, उसके बारे में बताता है। क्लियर है, यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, एन की वैल्यू, अच्छा डिनोट किससे करोगे इसको, सभी को पता है स्मॉल एन से करेंगे। स्मॉल एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, जहां तक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तहां तक हम लोग अरेंज कर सकते हैं। एन की वैल्यू 1 होता है, कौन सा सेल कहते हो, के बोलते हो। एन की वैल्यू क्या आ गई इसके लिए 1। एन की वैल्यू 2 होगा, कौन सा बोलोगे, एल से। एन की वैल्यू 3 होगा, कौन सा बोलोगे, एम से। क्लियर है,
क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए पहले ये 4 पॉइंट नोट करो, ये 4 पॉइंट नोट करो। ये 4 पॉइंट समझ गए ना? अरे समझ गए, समझने में दिक्कत नहीं है। अरे किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये 4 पॉइंट समझ गए? पहला पॉइंट क्या कह रखा है? पहला पॉइंट तो सबसे पहली बात हमको क्या कह रहा है, ये नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। नंबर ऑफ सेल मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, किस एनर्जी लेवल पे होगा या किस सेल में अवेलेबल होगा। सेल बेसिकली क्या है? सेल क्या होता है? डिस्टेंस बताता है, न्यूक्लियस से इस सेल का इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस होगा। फिर कहते हैं कितने सेल हो सकते हैं? सेल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, मगर स्टार्ट कहां से करना है? n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद n की वैल्यू 1 है तो कौन सा सेल बोलेंगे? ये सेल n की वैल्यू 2 है तो L3 है तो M4 है तो n। शायद इसका हमें आगे कोई काम करने वाला है नहीं, और फिर भी नोट कर लो। हो गए? छाप लिया? चलिए अब नीचे का एक लाइन देखिए क्या कर रखा है। इट आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा नहीं अभी तक, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है ना। जब बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं उसी टाइम रेडियस का डेरिवेशन पढ़ते हैं, उसी टाइम एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो खैर अभी हमने वो पढ़ा नहीं है ना, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ये सब हम पढ़ेंगे लास्ट में जब आपको दोबारा से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, तो उस टाइम आप ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि जो ये n की वैल्यू है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी बताता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। क्लियर है? तो उसको भी नोट कर लेंगे। और इतना ध्यान रखेंगे n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करता चलेगा। क्लियर? याद रहेगा, n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करता चलेगा। क्लियर? समझ गए? छाप छापी फटाफट। अच्छा ये सेकंड वाला देखो एक बार ठहर जाओ। इट गिव एन आइडिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑर्बिटल्स के बारे में अभी तक तो तुमने पढ़ा नहीं, ऑर्बिटल्स हम पढ़ेंगे जब m के पास आएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के पास आएंगे पढ़ेंगे। मगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में तुमने पढ़ रखा होगा, लास्ट टाइम में पढ़ा होगा कि k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। इसमें कितने आते हैं, 8 आते हैं। आगे वाले में कितने आता है, फिर से 8 आता है, उसके बाद फिर से 18 आता है, फिर से 18 आता है। इस तरह से पढ़े होगे ना। तो उसी इक्वेशन को लिए जनरलाइज फार्मूला है, ये जनरलाइज फार्मूला है। अभी हमें कोई काम का नहीं है, और याद रखना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में कितना आएगा, 2 की पावर n स्क्वायर। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस वाले में कितने थे, 2 थे।
n की वैल्यू अगर 2 होंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 होगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया सर, 18 लिखना है, 32 आएगा ना। छाप लिया? तुम तो बहुत फटाफट छाप लेते हो। हो गए? समझ में आ रहा है? जो हम यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई भी फायदा तुम लोग को हो रहा है नहीं? समझ रहे हो? क्लैरिटी है? बातें समझ में आ रही है? अरे मैं जो बोलता हूँ क्या तुम लोगों को समझ में आता है? क्लियर है? तो अगर मैं पूछूंगा तो तुम लोग आंसर करोगे फिर? जब ये सवाल पूछा जाता है कि सर मैं जब पूछूंगा तो आंसर करोगे, तो मुश्किल से 1 या 2 लोगों का आंसर आता है। आज भी पे आने वाला है क्या? कल आए थे क्या? नहीं आए थे लोग, आए थे और देख के गए। उन्होंने बोला कि ये बच्चों को बोलो 100 रुपए दे देते। अरे क्या सर से? अरे नहीं समझा, क्या बोली फिर से बताना। अरे बोलो, क्या बोला क्या तुमने? खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ, आप बताओ। तो खड़े हो, जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक खड़े रहोगे। अरे हो गए? नेक्स्ट पे आइए, एजीमुथल क्वांटम। अब देखो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? सेल पढ़ लिया। अब ये क्या कहता है? देखो सेल के अंदर ना सब सेल, मतलब जैसे ये घर है, चैतन्य अकेडमी है ना? चैतन्य अकेडमी तुम्हें कैसा दिख रहा होगा? बाहर से देखोगे तो एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना? अब इसके अंदर आओगे तो क्या रेक्टेंगल मिलेंगे क्या? अब इसमें रूम जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो मतलब ये एक रीजन डिफाइन कर ले कि हाँ ये एक रीजन है। अब उस रीजन के बाद आने के बाद छोटे छोटे कमरे बनेंगे, कमरे का क्या हो सकता है? डिजाइन अलग हो सकता है या नहीं? यही कह रहा है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ, तुम बताओगे या नहीं? तो फिर खड़े रहना पड़ेगा। चलो खड़े रहो, फिर इधर आए खड़े। हाँ नहीं तो लिखने क्या हो सकता है? खड़े रहना पनिशमेंट, इधर पनिशमेंट ना, इधर आए खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, गाइड लिखा है। उसकी कुछ देर के बाद मैं बोलूंगा कि गेट खोल के बाहर निकल लो। हाँ तो बताओ फिर जल्दी से। कुछ नहीं तो फिर इधर आ जाओ, जगह दोस्तों आने के लिए आ जाओ, आ जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाओ, टाइम बहुत कम है। आने दोस्तों, जगह दोस्तों, इधर से लिखना ना। तो कुछ तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ क्या बोल रहे थे? वही पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे थे? ठीक है फिर खड़े रहिए, लास्ट में भी जा खड़े हो जाइए। चलिए चाहिए निकले लास्ट में, नहीं चाहिए लास्ट में चाहिए। चलिए हो गए, बहुत हो गया, चाहिए लास्ट में, चलिए हो गए। चलिए इसको जगह दीजिए और जाइए तक खड़े हो जाइए। चलिए खड़े रहने, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहने। हाँ मैं क्या बता रहा था? एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना? तो क्या बोला? सेल के अंदर क्या मिलेंगे? सब सेल मिलेंगे। क्लियर है? तो ये क्या कहता है? दिस क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ सबसेल एंड नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन अ सेल। किसी भी सेल के अंदर कितने सबसेल हैं और किस प्रकार के सबसेल हैं उसके बारे में बताता है।
बाय डिटरमाइनिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे डिसाइड किया इसको? तो उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया है और अलग अलग इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एंगुलर मोमेंटम मिले, तो उससे उन्होंने डिसाइड किया कि ये अलग अलग शेप में अवेलेबल होंगे, मतलब अलग अलग शेप के रीजन में ये अवेलेबल है, मतलब अलग अलग सबसेल में ये रहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? मतलब अभी तक हमने पढ़ा, पहले वाले में क्या पढ़ लिया? सेल पढ़ लिया। सेल के बाद क्या आ गया? सबसेल आ गया। सबसेल क्या हो गया? मतलब सेल के अंदर अलग अलग जो क्वार्टर बने हुए हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सबसेल। क्लियर है? समझा यहाँ तक की बातें? सेकेंड चीज देखो, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन। किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करता है। कितना बड़ा ये बिल्डिंग है उसी पे डिपेंड करेंगे ना कितने फ्लोर होंगे। अरे है या नहीं? फ्लोर उसी पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने यही कहा कि कितने, मतलब एल की वैल्यू क्या होगी? दैट विल डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ एन। तो एल की वैल्यू क्या होती है? तो एल की वैल्यू कहते हैं 0 टू n माइनस 1। 0 टू n माइनस का 1 का मतलब क्या हो गया? तो जैसे हमारे n की वैल्यू 1 हो जाए, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो l की वैल्यू क्या हो सकता है? 0 टू 1 माइनस 1। 0 टू n माइनस 1 है ना? तो 0 टू n माइनस 1, n माइनस 1 की जगह 1 माइनस 1 लिखा, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 टू 0, कितनी वैल्यू आई? एक वैल्यू, वो भी क्या आई? 0। क्लियर है? अगर n की वैल्यू हमने 2 लिखा तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 टू n माइनस 1 की जगह 2 माइनस 1, तो कितने आ गया? 0 टू 1। 0 टू 1 में कितनी वैल्यू है? 0 एंड 1। कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गया ना? थर्ड क्या हो गया? अगर हमने n की वैल्यू लिखा 3 तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 टू 3 माइनस 1, कितना आ गया? 0 2। और कौन सी वैल्यू होगी फिर? 0, 1, 2 आ गए? क्लियर है? समझ गए? चलिए नोट कीजिए इसको पहले। अरे तो कुछ देने वाले थे ना मुझे, कितने देने वाले थे? मैं उनका करके बंदूक लेके जाता हूँ, पीछे करता बोलता कितने डाल है चॉकलेट है 25 पीस चॉकलेट्स हैं क्या? एक सात तुम्हारे पास है क्या? नहीं है? पैक है क्या? एक पैक दोनों हाथ लगा के आके चलो, ये लोग पेट्रोल लेते हैं फटाफट एक एक मार के जाते हैं। अरे है या नहीं? नहीं है? तंबाकू है? अरे है क्या? क्या तुम लोग बताओ, तंबाकू रहते थोड़ा सा मैं भी लेता, क्या फायदा था? ऐसे ही करके लेते हैं ना, ऐसे ही लेते हैं शायद ना। पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं,
ऐसे करते हैं रे। अरे मेरे गांव में सब खाते हैं, मैं अच्छे से याद है। वो ऐसे कुछ निकालते हैं, हाँ, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे भी करते हैं। अब हाँ, उसके बाद लेकर के चबा लेते हैं। अरे नहीं वो सही बोला, मतलब हाँ ऐसे करके सही छोटा सा ये करते हैं ना, फिर नीचे रख देते हैं, फिर इसको चबाते हैं। चबाने दो। क्या तुम लोग ये भी नहीं रखे हो, नुकसान करा दिया हमारा, किस बैच में आ गया। ये नोट कर लिए? चलो अभी नोट करेंगे, एक लाइन नोट करेंगे। each each value of L determine a different subcell। H की जितनी वैल्यू है, हर एक वैल्यू जो है उसका अलग अलग सबसेल को डिटरमाइन करता है। each value value of L determine different subcell। each value of L determine different subcell। लिखा? चलो, तो जैसे हमारे पास आ गए, तो हमारे पास L की अभी कौन कौन सी वैल्यू, देखो चेक करो कौन कौन सी वैल्यू आई है। देखो 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, एक और मान लेते हैं 3 भी ले लेते हैं, फिर इसे आधे का जरूरत नहीं पड़ता, 3 तक नहीं पड़ती है। ये 3 वैल्यू है। L की वैल्यू जब 0 है तो 0 क्या बताता है? S सबसेल के बारे में बताता है। चलो मैं टेबल ही बना देता हूँ। फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये पूछ रहा हूँ, तो ये करे करूँ क्या? क्या कल गर्दन काट के इसका उधर रख देना, बिना गर्दन का लेकर के आना है। हाँ ठीक है, नहीं बन पा रहा है, इस पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। L L की वैल्यू, अच्छा तो लिख ही दिया है, क्यों लिखना है, दो बार आ गए, ठीक, तुम लोग इसको हटा देना। L की वैल्यू 0, कौन सा आएगा? S सबसेल। L की वैल्यू 1, कौन सा आ जाएगा? P सबसेल। L की वैल्यू 2, कौन सा आ जाएगा? D सबसेल। और L की वैल्यू 3 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? F सबसेल। क्लियर है? नोट कीजिए, शेष में देता हूँ स्फेरिकल। डबल हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? डबल शेप क्या होता है? बताता हूँ, नोट करो, बताओ। मैं सेव लिखा देता हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं, सेव लिखवा देता हूँ।
एक सेकंड, मैंने डंबल का स्पेलिंग गलत लिख दिया। BELL। वही चीज आ रहा था, इसमें लिखवा था, उसी को लिख रहा हूँ, पर ऊपर नीचे हो गया ना। अभी ठीक है। अरे क्लास खत्म होने वाली है, अभी नहीं है, अभी क्लास खत्म नहीं होने वाली, 1:30 बजे तक क्लास है हमारी। हाँ 1:30 बजे तक क्लास है। लिखा? अच्छा, स्पेरिकल शेप तो समझते हो, तो एस का शेप इधर साइड में देख लो, क्या होगा ये स्पेरिकल। डंबल नहीं समझते तुम लोग, क्या होता है, क्या होता है, जिम में जाते हैं, तुमने देखा है ना, वो ऐसे करके जो सलमान खान बॉडी बनाता है जिससे, अरे है नहीं, तुम लोग भी बनाते होगे। हाँ, दैट इज डंबल सेट। तो पी का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो पी का देखोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब एग्जैक्टली डंबल नहीं है कि इधर एक बीच में पकड़ने के लिए जगह होना चाहिए, मतलब इसके जैसा होता है, समझ गए? क्लियर है? डबल डंबल का मतलब क्या हो गया, डी के लिए देखो, डबल डंबल का मतलब एक इधर से और एक इधर से। थर्ड जो है वो 3D, कॉम्प्लेक्स जो है वो 3D स्ट्रक्चर, 2D में नहीं बना सकते, इसलिए उसको क्या लिखा हमने, सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख दिया। क्लियर है? अरे क्लियर है? फटाफट छाप लीजिए इसको, स्ट्रक्चर छाप लीजिए। हो गए? पहले लिख रखा है ये सब क्या? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नोट किया है, नोट किया है। हो गए? आगे बढ़े। तो क्या समझ गए? सेल के अंदर क्या आएगा, सबसेल आएगा। क्लियर है? और सबसेल के अंदर अभी ऑर्बिटल आएगा, देखेंगे। एक और लिस्ट लिखवाना पड़ेगा, इसको इरेज करो। तो अगर n की वैल्यू हमने 1 रखा, n की वैल्यू 1 है, तो बताओ l की क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? कौन कौन सा ऑर्बिटल उसके अंदर आएगा, सबसेल। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। और कौन कौन सा सबसेल आएगा इसके अंदर, सिर्फ s आ जाएगा। n की वैल्यू अगर 2 रखा, n की वैल्यू अगर हमने 2 रखा, तो क्या आएंगे, 0 एंड 1। कौन कौन से सबसेल आएंगे, s n आ जाएगा। तो थोड़ा और कट करके साफ से लिख ले थोड़ा सा, एक तो क्या हो गया हमारे पास, यस, और यहाँ पर s और यहाँ पर b। ठीक है, ये इसके ऊपर चलिए, n की वैल्यू 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 0, 1, 2। कौन कौन से आ गए यहाँ पर सबसेल, S, T, D। क्लियर है? n की वैल्यू 4 लिखोगे तो
इधर लिख देता हूं मैं, n की वैल्यू अगर हमने 4 लिखा तो 0, 1, 2, 3 कौन कौन आ जाएगा, S T D F। इसको नोट कर। अच्छा इसमें एक चीज देखो, ये ध्यान में रखना कि ऐसा होता है कि सर S तो फर्स्ट सेल में आ गए तो सेकेंड में तो नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ गए। अब ऐसा है कि गार्ड जो है सर पहले वाले गेट पे मिल गया तो फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं मिलना चाहिए, मिलता है कि नहीं, सेकेंड फ्लोर पे फिर नहीं मिलना चाहिए, फिर मिल जाता है, समझ गए। तो हर एक में सारे के सारे सब सेल अवेलेबल रहेंगे, क्लियर है, समझ गए। तो पहले वाले सेल में क्या है, सिर्फ एस सब सेल है, सेकेंड वाले में कौन कौन है, एस एन पी आ गए, थर्ड वाले में कौन है, एस पी एंड डी आ जाएंगे, फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, एस पी डी, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कल कौन सा दिन है, सैटरडे। टेबल बना के लिखना, थोड़ा अच्छे से लिखना, मैं तो जैसे तैसे लिख दिया उधर, टेबल बन ही नहीं रहा मुझसे। अरे हो गए, नोट कर लिया, चल आगे आते हैं। It also determine the energy of orbital along with n। देखो लास्ट में क्या बताया था, एनर्जी ऑफ सेल बताया था, लास्ट में क्या बताया था वहां पर, एनर्जी ऑफ सेल मतलब ऑर्बिट, सेल को क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, अरे क्लियर है ना। तो वो एनर्जी ऑफ सेल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बताता है, ये क्या बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को बता सकता है, मगर उसके लिए एन का भी यूज करना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, पावर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे n प्लस एल विल डिसाइड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि क्या कहता है, ये ऑर्बिटल की एनर्जी को डिसाइड करने में इसका यूज किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ सब सेल इन एन एनर्जी लेवल, बताओ कितने होंगे यहाँ पर, n इक्वल टू 1 है, कितने सब सेल हैं, 1 सब सेल है, n इक्वल टू 2 है, कितने सब सेल हैं यहाँ पर, n इक्वल टू 3 है, कितना है, तो किसी भी n सेल में कितने सब सेल होंगे, n, क्लियर है, वही लिख करके दिया वहां पर। एनर्जी ऑर्डर था, अगर एक सेल है, जैसे हमने फोर्थ लिया, फोर्थ में कौन कौन था, एस भी है, बी भी है, डी भी है और एफ भी है, पूछता कि बताओ इसका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या कहता है, एस क्या सबसे पहले आ रहा है, एल की वैल्यू सबसे कम है, तो एल की वैल्यू सबसे कम है, तो एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, तो क्या हो गया, एस की एनर्जी सबसे कम, फिर पी की, फिर डी का, फिर एफ का, क्लियर यहाँ तक की बातें। चलिए लास्ट में देखिए, इट इंडिकेट द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एंगुलर मोमेंटम तो पहले बता दिया है,
अभी जो सबसेल देख रहे हैं ना हम लोग, अभी जो सबसेल आपने पी सबसेल देखा, इसी को देखेंगे हम लोग आगे चल के। अगर इसको एक्स एक्सिस में रखेंगे तो बोल देंगे पी एक्स ऑर्बिटल। इसी को हम अगर हम वाई एक्सिस में रख देते हैं तो क्या बताता है, पी वाई ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल्स के शेप को बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिसाइड करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? नोट कीजिए तीनों चारों पॉइंट। अच्छा, टेबल की साइड में तुमने स्पेस रखा है ना? चलो थोड़ा सा काम पड़ेगा मुझे। तुमने रखा? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखा तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। होगा तो लिख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, उसको अलग से लिखो तुम। इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? नीट वाले हो क्या? अच्छा, इसलिए तुझे गुस्सा आ गया? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। बताइए, लाओ 100 रुपये का दो। ठीक, बैठो। इस पे एस ब्लॉक पी ब्लॉक बनाएंगे, ये यूज करते हैं। एस, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे एस ब्लॉक। अगर पी सबसेल में जाता है तो बोलेंगे पी ब्लॉक। पी सबसेल में जाता है तो डी, और एफ में जाएगा तो। और यही सब अभी तो नहीं पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बाद पढ़ेंगे। समझ गए? और बीच में ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा फिर। अगर मैं पढ़ाया तो फिर दोनों पढ़ाता रहूंगा साथ साथ, या कोई और पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तो है या नहीं? नहीं, मैं बस ये खत्म करके निकल, ऑर्गेनिक चालू होगा मैं सारे बैच से एग्जिट, सिर्फ ऑर्गेनिक, रेस्ट कहीं कुछ नहीं। मतलब मटन दिख जाए सब प्लेट छोड़ के मैं भाग आता हूँ, सिर्फ मटन और कुछ नहीं, है या नहीं? ये भी चलेगा आप कल से जुगाड़ करो तुम। अरे हो गए? नोट कर लिया? कर लिया ना? करो करो करो, कोई बात नहीं। हो गए? चलिए अभी आ जाइए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई। एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है इसकी? 6.62 क्लियर है? किसी को तकलीफ नहीं यहाँ तक? चलिए अब देखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, कई बुक में आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाएगा, कभी आप बुक पलटेंगे तो, जो कि आप पलटेंगे नहीं, स्टैक्स क्रॉस एच। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब है एच बाय 2। समझ गए? समझ गए? तो अभी अब आपको क्या करने हैं, क्या करने हैं कि कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है कि आपको हर एक ऑर्बिटल के लिए, सबसेल के लिए क्या निकालने हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अभी हमें किसके लिए निकालना है, एस के लिए निकालना है। बताओ क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा? 0 आ जाएगा या नहीं, क्योंकि 0 है ना। एल की वैल्यू क्या रखोगे तुम यहाँ पर, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, तो नेट वैल्यू क्या आ गया, h बाय 2 पाई, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा अगर P सबसे लिया तो क्या आएगा, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 1
और h बाय 2 पाई, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट अंडर 2 h बाय 2 पाई, उसी को क्या लिख सकते हैं? h बाय रूट 2 पाई लिख सकते हैं। क्लियर है? छापो, जल्दी छापो इतना, फिर आगे लिखते हैं। S ये है तो L की वैल्यू 0, ये आ जाएगा। P ये है तो L की वैल्यू 0, तो क्या? नहीं बाद में लिखो ना, साइड गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा है ना S के लिए L की वैल्यू 0, फिर एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल के 0 लिख दो, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साइड में जो वैल्यू आएगा ना बाद में साइड में लिखना, अगर किसी को लिखना होगा तो। सब ठीक? टाइम 21 हो गए। वाह, इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है। तुम लोग को लंच भी करना होगा, भूख भी लग रही होगी। बताइए, सुबह 8 बजे आते हो तुम लोग, रात के 10 बजे आते हो? अरे यार तुम्हें क्या सर, आप मजाक कर रहे हो क्या? एक तो 8:30 में जाते हैं, ऊपर 10 कर रहे हैं आप। अच्छा 12th वाले बच्चे वो भी उसी टाइम में आते हैं? उसके बाद जाकर के हॉस्टल में खूब हल्ला करते हैं, है ना? बताइए, आसपास वाले किसी दिन ना डंडा लेकर के आएंगे मारने के लिए, मैं भी आऊंगा। हो गए? निकाल लिया? हटाए क्या इसको? जल्दी से बताओ। हो गए? छाप लिया? अच्छा 4 P हो गए थे ना? P L की वैल्यू कितनी है? 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना? अरे 0 नहीं है रे, 2 है। क्या आ गए? 2 इंटू 2 प्लस 1 h बाय 2 पाई, क्या आ जाएगा? रूट अंडर 6 h बाय 2 पाई, दैट इज रूट 6। ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए उसी तरीके से f के लिए देखेंगे। 4 f L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 3 प्लस 1 h बाय 2 पाई, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा? 12 h बाय 2 पाई रूट 12। क्लियर है? क्लियर है? चलिए छापिए फटाफट इसको, 4 मिनट बचे हैं। चलो छापो, देखिए क्या कर सकते हैं। सब ठीक? खाना खा के आए? लेकर के आए? खा करके आए? कुछ लेकर के आते कि चलो मैं भी खा लूंगा, सर भी खा लेंगे। क्या आपत्ति है सर से? कोई दिक्कत है क्या? बताओ, तो कुछ लाए हो? आ गए थे मुंह उठा के? बताओ। रूट 10 रूट 12 को, हाँ
हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2√3 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आराम से लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, √12 तो क्या हो गया, √4 मल्टीप्लाई बाय 3, √4 मल्टीप्लाई बाय √3 कितने आ गए, 2√3, है ना, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। समझ गए? चलो नेक्स्ट पे चले क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चालू करें आज या कल करें? कल करें। आज इतने में थक गए तुम लोग, जबकि 15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गया है या नहीं? ज्यादा पढ़ा दिया क्या? अरे ज्यादा पढ़ा दिया है, कम पढ़ाया है? चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर। चलो फिर ठीक है, बाकी कल करेंगे। ओके थैंक यू, जाओ खाना खाने जाओ जाओ।